और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करने जा रहे हैं कयामत की रात की। जी हां, वॉर स्पेशल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको वाकिफ करा दे। न्यूज ब्रेकिंग आ रही है, ईरान को अमेरिका के वित्त मंत्री की बड़ी धमकी मिली है। जी आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा, ईरान की फैक्ट्रियां तबाह करेंगे। स्कॉट बेसेंट ने यह बात कही है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर भी निशाने पर होंगे। अमेरिका इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज, असेंबली लाइंस को भारी नुकसान पहुंचाना है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन प्रतिदिन रोजाना और खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच हमलों से दहक रहा ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइल्स और ड्रोन की गरज के बीच ये संघर्ष पूरे इलाके को अपनी तनाव में ले रहा है, अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध को लेकर सख्त रवैया और खाड़ी देशों में बढ़ता संघर्ष वैश्विक राजनीति के लिए बड़ा संकट साबित होता जा रहा है। और देखिए, स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि आज की रात कयामत की रात है। आज की रात जो हमला होगा वो ईरान दशकों तक, सालों तक याद रखेगा। और आज की रात बहुत क्रूशियल है, क्योंकि सुबह से ही ये नैरेटिव व्हाइट हाउस, पेंटागन, वॉशिंगटन डीसी से आ रहा है कि ईरान पर आज रात अमेरिका इजराइल एक जॉइंट रिटेलिएशन के दौरान एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ऐसा हमला जो अब तक ईरान पर नहीं हुआ। और उनके निशाने पर रॉकेट लॉन्चर्स होंगे, एटॉमिक रिएक्टर्स होंगे, साथ ही साथ वो असेंबली लाइंस होंगी जहां पर ये तमाम रॉकेट असेंबल किए जाते हैं। उनकी रॉकेट सिटी होगी जहां से लगातार रॉकेट निकल रहे हैं और फायर हो रहे हैं। उनके ड्रोन इंस्टॉलेशन पर हमला होगा, उनके फौजी अड्डों पर हमला होगा। साथ ही साथ जो नेवी है बंदर अब्बास पोर्ट पर एक्टिव है लगातार, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तमाम क्रूड ऑयल ले जाने वाले टैंकर्स को रोक रही है, शिप्स को रोक रही है, उन पर अटैक का प्लान है इस वक्त की। और खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया कि लेट नाइट आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेजर साहब, ये सुबह 10 बजे से हम ये नैरेटिव चला रहे हैं, स्कॉट बेसेंट का बयान आया, व्हाइट हाउस से भी ट्वीट हुआ है, वॉशिंगटन डीसी से, इसके अलावा पेंटागन भी लगातार ये जो वॉर लिटरेचर्स अमेरिका के निकलते हैं हर 2 दिन 3 दिन पे, उसमें ये बात बार बार आ रही है कि अमेरिका आज रात या कल तड़के सुबह से पहले पहले खतरनाक अटैक प्लान करा ईरान के ऊपर, और वो बता भी रहे कि हमला हम कहाँ कहाँ करेंगे। ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है, डराने का एक स्ट्रैटेजी है, साइकोलॉजिकल गेम है, या सच में आपको लग रहा है कि कोई ऐसा वेपन है जो अभी तक अमेरिका ने इस्तेमाल नहीं किया, वो आज रात होने वाला है? सर यू आर ऑन म्यूट। जी माफ कीजिएगा। अब तक जो हथियार का इस्तेमाल अमेरिका ने नहीं किया है वो सिर्फ परमाणु हथियार है। उसके अलावा और कोई हथियार मैं नहीं समझता कुछ ऐसा हथियार बाकी होगा जो अमेरिका ने नहीं इस्तेमाल किया होगा अब तक। और जी हाँ, ये एक स्ट्रेटजी है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मैं ये तो वक्त बताएगा बेसिकली। अब देखते हैं वो अगर अमेरिका सोच रहा है कि वो डरा देगा, धमका देगा, इस डराने से लोग घुटनों के बल पे आ जाएंगे। परमाणु हथियार इस्तेमाल कर चुका है अमेरिका 1945 में, जब जापान ने 1941 में, बल्कि 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग करी थी। उस टाइम पे अमेरिका ने 4 साल सोच के फिर परमाणु हथियार निकाले थे। हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु हथियार गिराए थे, वो सबसे बड़ा हमला था। और उन्होंने टोक्यो पे नहीं गिराया, मगर टोक्यो पे इसलिए नहीं गिराया क्योंकि वहां पे राजधानी थी, वहां की लीडरशिप थी, कोई ना कोई चाहिए वहां से बातचीत करने के लिए। लेकिन अब परमाणु हथियार की बात करें कि ऐसा है कि उनके पास, अमेरिका के पास आज की तारीख में, आज प्रेजेंट राइट नाउ 5177 वॉरहेड्स हैं, जिसमें इंक्लूड करते हैं एक्टिव, रिजर्व और रिटायर्ड। एक्टिव स्टॉक पाइल उनमें से है 3700 की वॉरहेड्स, और 1700 सात सात 1770 डिप्लॉयड है जो मिशन के ऊपर डिप्लॉयड है और बॉम्बर बेसिस पे डिप्लॉयड है। 1930 रिजर्व में है। और न्यूक्लियर ट्राइड स्ट्रक्चर उनका है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBMs, जो कि 970 वॉरहेड्स हैं। और 14 जो हैं ओहियो क्लास सबमरीन में है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM 400 सिलो बेस्ड मिनटमैन 3 मिसाइल्स हैं इनके पास। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स 300 मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स वो बॉम्बर बेस में B2 B52 एयरक्राफ्ट पे है। और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पे इनके पास तकरीबन 100 टैक्टिकल B61 बॉम्ब्स हैं जो डिप्लॉय हुए हैं यूरोप में, इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम, नीदरलैंड्स के अंदर। मॉडर्नाइजेशन है इनका, एक सिग्निफिकेंट मल्टी डिकेड मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है जो अभी अंडरवे है, टू रिप्लेस 3 ऑफ द ट्राइड कोलंबिया क्लास सबमरीन, सेंटिनेंटल ICBM, B21 रेडर।
अब यूएस न्यूक्लियर पॉलिसी परमिट करती है कि पहले इस्तेमाल करने के न्यूक्लियर वेपन्स को, और उसके बाद प्रेसिडेंट होल्ड करता है सोल अथॉरिटी उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जो लास्ट रिमेनिंग आर्म्स ट्रीटी जो रूस के साथ न्यू स्टार्ट जो कहते हैं, वो एक्सपायर होने वाली है 2026 में, इसी साल। तो बेसिकली यही एक हथियार है जो अब तक इस्तेमाल नहीं किया है अमेरिका ने, बाकी सारे इस्तेमाल कर चुके हैं हथियार। और सबसे बड़ा हमला तो वो ऑलरेडी कर चुकी है। वो पहले ही 24 घंटे में अयातुल्ला खोमेनी को जब असैसिनेट किया था और लीडरशिप उनकी गई थी, तो ऑलरेडी सबसे बड़ा हमला तो ईरान पे ऑलरेडी कर चुकी है। राइट सर। और अगर उससे बढ़कर हमले का सोचे तो बस परमाणु हमला ही दिखता है मेरे को, और कोई इसके हमला आगे हमला नहीं है। और जो परमाणु हमला अमेरिका मुझे लगता नहीं कि करेगा। जी ठीक है मेजर साहब, एक एक अहम सवाल ये भी है कि अमेरिका जिस तरीके से बहुत एग्रेसिवली ये हमले कर रहा था, वैसे डॉक्टर दीपक नागर साहब भी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, स्ट्रेटेजिक हैं और लगातार जो घटनाक्रम ईरान में हो रहा है उससे जुड़ी तमाम डिबेट्स में शामिल है। मेजर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर दीपक, एक बात मुझे बताइए कि जैसा कि मेजर साहब बता भी रहे हैं कि अभी तक कोई वेपन ऐसा बचा नहीं जो अमेरिका ने इस्तेमाल नहीं किया है। इजराइल ने अपने बेस्ट ऑफ द वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया है, अमेरिका ने बेस्ट ऑफ द वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया। B2 बॉम्बर, क्लस्टर बम्स और B2 बॉम्बार्डियर से जो भी एक्सपेक्टेड एमिनेशन वो ड्रॉप कर सकते थे किया है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंकर बस्टर बम के जरिए उड़ाने की, उसको तबाह करने की कोशिश की। लेकिन लोग कहते हैं कि अमेरिका ने कभी भी अपने आर्सेनल के जो कुछ टॉप नॉच वेपन्स हैं वो कभी भी किसी वॉर में दिखाता नहीं है, वो लास्ट मोमेंट में उनको लाता है एक सरप्राइज फैक्टर की तरह, और ये इजराइल की भी आदत रही है सर। तो मेजर साहब तो कह रहे हैं कि अभी जो भी था हमें वो सब इस्तेमाल हो गया है। तो ये धमकी देना ये क्या सिर्फ टैक्टिकल एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक गिमिक है जो वॉर डॉक्ट्रिन आप पढ़िए तो दुश्मन को डराने धमकाने के लिए इस तरह की गिजर भपकियां देते रहते हैं लोग। आपके हिसाब से ईरान क्या स्थिति में सर अब बचा है कि यहाँ से वो कम बैक कर सकता है? क्या डिप्लोमेटिक बातचीत के अलावा कोई रास्ता अख्तियार कर पाएगा? कोई रास्ता खुला हुआ है? मुझे लगता है इट्स ऑलमोस्ट डन फॉर ईरान। डॉक्टर नागर, आप म्यूट पर हैं सर, काइंडली अनम्यूट योर ऑडियो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जैसा कि मेजर साहब भी बहुत सारी बातों को अभी क्लैरिटी दे चुके हैं कि कोई ऐसा हथियार नहीं बचा है। एपिक फ्यूरी के बाद से उन्होंने चाहे एयर से हो, लैंड से हो, सी से हो, उन्होंने सब तरह से ट्राई किया है। और हो सकता है जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि कुछ उनके पास हिडन हथियार हों, है ना जी, वो लास्ट मोमेंट पे जिनको वो ट्राई करे। तो एक बात आप बेसिक समझिए, ईरान का साइकोलॉजी क्या है, ईरान का पैटर्न क्या है, ये पूरी लड़ाई में देखने गई इसमें दो बातें बहुत ज़रूरी हैं समझना। ईरान की मिसाइल डॉक्ट्रीन ही फाउंडेशन है जो अभी इस लड़ाई में चल रहा है। ईरान को पता है, उन्होंने इस बात की तैयारी पहले से ही की है कि यूएस और इजराइल उसके ऊपर हमेशा से एक पहली स्ट्राइक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी मिसाइल डॉक्ट्रीन बनाई है जो कि हम अभी देख भी रहे हैं कि वो उन्होंने मेजरली इन्वेस्ट किया है एक क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के ऊपर, जहां उनका एजेंडा होता है सर्वाइवेबिलिटी, बचना कैसे है। और इस पूरे प्रोसेस में आपने आपने भी कई बार रिपोर्ट्स में देखा होगा, और हम बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं, मिसाइल सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है। और ये मिसाइल सिटीज़ ही इस डॉक्ट्रीन के बहुत सेंट्रल हैं। अब आपको समझना है कि इसमें वो बहुत डिसेंट्रलाइज तरह से अभी काम कर रहा है। इतने हमले होने के बाद भी, इतने सब मॉडर्न वेपन सिस्टम्स के बाद भी हम अभी देख रहे हैं कि ईरान अभी भी स्ट्राइक कर रहा है। और इससे हम आते हैं दूसरी बात जो कि है ज्योग्राफी, जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ईरान की ज्योग्राफी एक मेजर एसेट है उसके लिए। जहाँ जाग्रोस और एल्ब्रोज माउंटेन रेंजेस हैं, वो थ्रू आउट द कंट्री हम देखते हैं कि वो हैं। और ऐसे में वो एक आइडियल एक सिचुएशन पैदा करते हैं ईरान के लिए, टनल्स बनाने के लिए, हथियारों को कंसील करने के लिए। तो आप समझिए, ज्योग्राफी और स्ट्रेटजी, ईरान को बहुत पहले से पता था कि ये उसके साथ एक ना एक दिन होने वाला है। और इतने इतने सब अटैक्स के बाद भी, जैसा कि मेजर साहब ने बताया कि जो सबसे बड़ा अटैक था वो तो खामेनाई के किलिंग को ही आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी जब हमले नहीं रुक रहे हैं, हम देख रहे हैं यूएई पे, दुबई एयरपोर्ट पे आज भी हमले हो रहे हैं। तो ये समझिए कि ईरान ये सब के लिए तैयार है। और ये लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि 10 दिन में, 15 दिन में खत्म हो जाएगी। राइट सर। जी ठीक है सर, प्लीज स्टे विथ मी। मेजर साहब भी मेरे साथ हैं। 8 तस्वीरें जरा दिखा देते हैं।
बड़ी खबरें जो आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, लगातार वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई दे रही। एक नजर डालते हैं 8 बड़ी खबरों पर, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये जंग धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो रही है, नहीं हो रही है। नैरेटिव हमारा है, समझें आप इसको। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, बड़ा हमला होगा, ये बात बार बार अमेरिका की ओर से कही जा रही है। लॉन्चर्स तबाह करने की बात हो रही है, एयरपोर्ट पर अटैक हो रहा है, फौजी अड्डों पर अटैक हो रहा है, सऊदी पर भी अटैक किया ईरान ने, इराक में बमबारी हुई है, जॉर्डन में कई इलाकों में ड्रोन और रॉकेट्स गिरे हैं। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ये बात वहाँ की जो रजीम है, पॉलिटिकल रजीम है, वो ये बात कह रही है। लेकिन खाड़ी देशों का साथ भी छूट गया है, क्योंकि आपने अपने खाड़ी देशों को मारकर कम से कम ये तो तय ही कर दिया कि आपको खाड़ी मुल्कों की कोई चिंता नहीं थी। और दबी जबान में सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे जो देश थे वो चाहते ही थे कि ईरान कमज़ोर हो जाए, क्योंकि उस पूरे खित्ते में, उस पूरे पार्ट में सबसे ताकतवर कोई मुल्क अगर उभर कर आ रहा था तो ईरान आ रहा था, चाहे अपने रॉकेट्स की वजह से, चाहे अपने एटॉमिक प्रोग्राम की वजह से, चाहे अपनी जिद की वजह से, चाहे और भी जो सलाहियतें ईरान के साथ रही हैं। तो बाकी खाड़ी के देश कहीं ना कहीं दबते तो जरूर थे, ईरान से प्रॉक्सीज को फंड कर रहे हैं, हूती, हिजबुल्लाह को, हमास को फंड कर रहे हैं। ये तमाम जो कैरिकेचर्स था ईरान का, उससे तमाम लोग डरते भी थे। और यार तस्वीरें बता रही हैं कि युद्ध अभी और भयंकर होने वाला है, क्योंकि अगर आज रात को अमेरिका इजराइल कोई बड़ा अटैक करते हैं, then the pictures would be different tomorrow morning। ईरान ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमले के दौरान मध्य इजराइल में सायरन भी बजे हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, और जो सेंट्रल इजराइल का इलाका है, यरूशलेम, हाइफा, जो उत्तरी इजराइल का थोड़ा सा इलाका जो पोर्शन है, वहां पर हमले हुए हैं। 5 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागी हैं। हालांकि आयरन डोम और आयरन बीम ने उसे इंटरसेप्ट कर गिरा दिया है। सायरन बज रहे हैं। अमूमन सायरन बजना मुझे लगता है इसराइलियों के लिए बहुत रोज़मर्रा की चीज़ हो गई होगी। वहाँ पर हर 100 मीटर 200 मीटर पे आपको बंकर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर जो हाइड आउट्स होते हैं, जहाँ पर हमले, वहाँ पर भी आपको छिपा सकते हैं। वहाँ पर हर सिविलियन वेपन कैरी करता है। हर फैमिली से एक आदमी आर्मी में सर्व कर रहा होता है। 16 साल के ऊपर के सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे आपको आर्मी में दिखाई देंगे। वहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो भी आर्म्स एमिनेशन कैरी करती हैं। एक और खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज बता दें, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा हमला हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले का वीडियो भी सामने आया, तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एयरपोर्ट के पास आग और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। बहुत क्रूशियल टैक्टिकल इलाका है जहां पर मेहराबाद में यह अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, तस्वीरें जरा देखिए। ये बहुत मैसिव अटैक है, और मैसिव अटैक क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि धुएं का गुबार और जो आग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, देखिए ये कई 100 मीटर का दायरा है, मतलब कम से कम 300-400 मीटर के दायरे में ये आग फैली दिखाई दे रही है। धुएं का गुबार, जो मशरूम दिख रहा है गैस का, वो बता रहा है कि इट वॉज अ हैवी स्ट्राइक। और एयरपोर्ट के पास का इलाका है, तो बहुत सारे सिविलियंस भी वहाँ पर होंगे, बहुत सारा ग्राउंड स्टाफ भी वहाँ पर होगा। भले फ्लाई नहीं हो रहा है, ग्राउंडेड है, सारे एयर स्पेस बंद है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें डराने वाली हैं। मेजर साहब के पास जा रहा हूँ। मेजर साहब, अभी जो तस्वीर हम मेहराबाद की दिखा रहे हैं, बहुत टैक्टिकल इलाका है। यहाँ से बहुत सारे फाइटर जेट्स जो हैं यहाँ से फ्लाई कर रहे थे, जिसको मार के गिराया था अमेरिकी एयरफोर्स ने और इजराइल ने। अब देखिए सर, अब सिविलियन इलाके भी हो रहे हैं। अभी ईरान का बयान आया था कि वाटर प्लांट जो है, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, वहाँ पर अमेरिका ने हमला किया। लेकिन मेजर साहब, दीज आर कोलेटरल डैमेजेस। आप कहीं अटैक कर रहे हैं, अब आपका न्यूक्लियर रिएक्टर कस्बे के बीच में है, तो अगर वहां पर बंकर बस्टर बम गिरेंगे तो आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। आप स्कूल के नीचे रॉकेट की असेंबलीज कर रहे हैं, तो स्कूल पर अगर बम गिरेगा तो बच्चे भी मरेंगे और सिविलियंस भी मरेंगे। मुझे लगता है कि ईरान और मुझे लगता है अमेरिका, इजराइल एक ऐसे मुल्क हैं कि कोलेटरल डैमेज की परवाह नहीं करते। फिलिस्तीन गाजा में देखिए, लाखों लोगों को मार दिया इसराइल ने और उफ तक नहीं किया। उनका यही था कि भाई हमारे लोगों को मारोगे तो हम मारेंगे तुम्हें, तुम छिपोगे सिविलियंस के बीच में तो हम सिविलियंस को मारेंगे। बिल्कुल 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 दुरुस्त फरमाया। जैसे कि आपके विदेश मामले के जानकार ने भी बिल्कुल बहुत सही, मैं इनकी जानकारी की मैं दाग देता हूँ, और आपकी भी एंकरिंग जिस तरीके से आप समझा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, देखिए बात ऐसी है कि उनको कोई फर्क नहीं, ये एक जेनोसाइड था। बल्कि वर्ल्ड वॉर वन जब 1914 से 1918 की मैं बात करता हूँ, तो वो एक असैसिनेशन से शुरुआत हुई थी उसकी, और अमेरिका इसमें कूदना नहीं चाह रही थी। अमेरिका को मजबूरन कूदना पड़ा जब 3 जहाज उनके जो ब्रिटेन को सराउंड कर रखे थे उनको सुरक्षा देने के लिए, वो जब डुबाए गए तब अमेरिका कूदी इस वॉर के अंदर। वैसे ही अब आप देखिए इस वॉर के अंदर, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि हमें क्या पता, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में फर्क था। वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से लेकर 1945 तक लड़ी गई थी, साल के फर्क थे, देशों में भी फर्क था, टैक्टिक्स में भी फर्क था, तरीका भी अलग था। क्या पता, किसको क्या पता कि यही तीसरी विश्व युद्ध ऑलरेडी शुरू हो गई हो, हमें क्या पता। हम सोच रहे हैं क्या ये होएगी, क्या ये होएगी कि आस में हम बैठे रहें, लेकिन क्या पता होएगी। देखिए अमेरिका ने अब तक कंडक्ट किया है 1054 न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि पूरी दुनिया में कोई देश, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने इतने सारे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे हैं।
और राइट सर। 1968 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेबल न्यूक्लियर वेपन्स की, जहां एनपीटी। पर रिकग्नाइज किया, जहां पे मान्यता दी कि भाई ठीक है, अमेरिका के पास ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया 90%, और इसका स्टॉक पाइल जो आपको आंकड़े बताए मैंने, वो रूस के पास भी हैं और अमेरिका के पास भी हैं। राइट सर। लेकिन 90% वर्ल्ड की स्टॉक पाइल इन दोनों राष्ट्रों को मिलाकर अगर हम देखें तो होती है। और इसमें अगर इजराइल के पास, इजराइल की बात कर रहा हूं, अगर उसके वजूद पे कोई खतरा उसको लगा, तो इजराइल नहीं सोचेगा दोबारा कि भाई न्यूक्लियर परमाणु हथियार वो कर देगा, वो न्यूक्लियर, इट विल गो न्यूक्लियर, टेक इट फ्रॉम मी। अगर इजराइल को अपनी आइडेंटिटी पे खतरा लगा, वैसे ही अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए इजराइल ने बड़ी मेहनत करी है। इजराइल बल्कि सिटीजनशिप देती है, अगर आप जू में कन्वर्ट कर जाते हो फट से। मणिपुर से कितने लोग गए हुए हैं, हमारे कुकी ट्राइब के कितने लोग हैं इसराइल के अंदर, और इसराइल फट से दे देती है नागरिकता। और लेकिन देखिए इसमें खतरा यह है कि अगर पूरी जो जो देश जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जो इसमें डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी, उनका तेल, कई सारे उसमें इफेक्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में खास तौर से एशिया के बहुत से लोग जाते हैं एज एक्सपेट्रिएट्स काम करने के लिए। राइट सर। अगर जंग और लंबी खिंची तो ये लोग वापस आ जाएंगे फिर। जी हाँ जी। ठीक है डॉक्टर नागर, मुझे एक बात समझनी है आपसे। 1914 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी डिटेलिंग मेजर साहब कर रहे हैं, उस वक्त का जो थॉट प्रोसेस था, जो इकोनॉमी थी, जो कंज्यूमर पैटर्न था, जो ट्रेडिंग थी, वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। आपके जो देश है, आपके जो मुल्क हैं, उनका ज़्यादातर फोकस खुद की डेवलपमेंट पर है, ट्रेड पर है, बायलैटरल एग्रीमेंट कर लीजिए, हम आपको सस्ता दे रहे हैं, आप हमको सस्ता दे दीजिए, सस्ता फ्यूल मिल जाए, सस्ती बिजली मिल जाए, सस्ती दवाइयाँ मिल जाए, नागरिकों को दूसरे मुल्कों में आने जाने की सलाहियतें मिल जाएँ। आपका जो थॉट प्रोसेस वो डिफरेंट है सर। नोबडी वांट्स टू गो फॉर अ वॉर अनलेस अनटिल कि बस अब गर्दन कटने ही वाली है। और कभी कभी वॉर हो भी जाता है सर, तो इंटरवेंशन इतना ज़्यादा होता है पब्लिक का भी और आउटसाइड वर्ल्ड का भी, कि लोग समझते हैं कि भाई वॉर से सिर्फ देश खत्म नहीं होता, ट्रेड खत्म हो जाता है, लोगों की जो बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं, इकॉनमी डंप हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मुझे लगता है आपके जो मुल्क हैं इस बात को समझते हैं, इस बारीकी को भी समझते हैं, देयर इज नथिंग गोइंग फॉर अ वॉर। तो अब क्या लगता है कि थर्ड वर्ल्ड सिनेरियो मुमकिन आपको लग रहा है? आपको लगता है कि समझदार मुल्क हैं, नाटो में बहुत सारे अच्छे मुल्क हैं, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे मुल्क हैं, इंडिया की बात कर लीजिए, पाकिस्तान को मैं माइनस करता हूँ क्योंकि वहाँ पे दिमाग नहीं है उनके पास, तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर हो या नहीं चाहेंगे जंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूरी हो जाती है। ईरान को देख लीजिए आप, इसके अलावा आप मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ को देख लीजिए, सद्दाम वाला मसला आपको याद ही होगा। तो इस तरह के जो मसले होते हैं, और सीरिया का मसला देख लीजिए, इस्लामिक स्टेट के बहाने कितना वहाँ पर बर्बादी की गई। तो ये सब चीज़ें क्या टल सकती हैं? कुछ समझदार मुल्क हैं जो इसमें मुफ्तला नहीं होंगे? आपको लगता है कि भाई कचरा तो होना ही होना है, सब लड़ो, वेस्टर्न हेमिस्फीयर वर्सेस ईस्टर्न हेमिस्फीयर? जी अमित जी, बहुत इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ बहुत चैलेंजिंग बात पूछा है। देखिए समझिए, कोई भी मुल्क नहीं चाहता है कि उनके नागरिक मरें, इस तरह से लड़ाइयाँ हों। राइट पर सर। आप समझिए, इस ये तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए तो एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया गया था यूएन के अंतर्गत। मल्टीलेटरलिज्म की बात इसीलिए तो की गई थी। अभी आप समझिए आज वो किस मुहाने पर है। रूल बेस्ड ऑर्डर को सबसे ज्यादा धराशायी किसने किया है? तो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और दादागिरी वाला बिहेवियर जब अमेरिका ही दिखा रहा है, तो हम कैसे मान लें कि दूसरे देश जैसे कि ईरान और इराक, एक्चुअली में एजेंडा क्या है, ये अभी भी बहुत लोग नहीं समझते हैं। एजेंडा यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का नहीं है। आप समझिए, न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने से लेकर उसके इस्तेमाल करने पर बहुत बहुत देशों में रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया। पाकिस्तान भी इतना आसान नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन चला दे। तो यहाँ एजेंडा अमित जी अमेरिकन हेजिमनी का है। जब हम आज के समय में, मैं जैसे आपको पहले भी बताया हूँ, जब हम राइट आज सर। के ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ वॉरफेयर बहुत रैपिडली चेंज हो गया है, राइट सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ड्रोन्स ने वॉरफेयर को पूरा ऑलमोस्ट रेडिकल शिफ्ट दिया है। उसके बाद से और सिमिलरली ये चीजें हो रही हैं, और सिमिलरली चाइना का एक बहुत मैसिव राइज हो रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की एक ये छटपटाहट है कि ईरान, जो कि एक एंटी अमेरिकन स्टांस रखता है 1979 के बाद से, उसको एक मेजर रीजनल पावर ना बनने दिया जाए। उसी के एवज में, उसी की तरह से
एक पैटर्न के तहत अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काम करती है वेस्ट एशियन रीजन में खासकर। आपने इराक का एग्जांपल, सद्दाम हुसैन का एग्जांपल दिया, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अमित जी। लिबिया में भी यही हुआ, सीरिया में भी गद्दाफी। यही हुआ। तो ये अमेरिकन हेजिमनी को बचाने की एक उनकी ओपन अब दादागिरी है, जो कि अब बहुत लंबे समय तक अमित जी नहीं चलने वाली है, क्योंकि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अब रहते हैं, और जहां अब वॉरफेयर इतना मॉडर्न हो चुका है और देशों के पास कैपेबिलिटीज हैं, चाइना के पास भी ठीक है। कैपेबिलिटीज हैं। ऑलराइट तो सर, ऐसे स्टे विथ मी सर। माफी चाहता हूँ डॉक्टर नागर, आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं चाइना वाला एंगल भी डिस्कस जरूर करूंगा। जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा है। जी हाँ, यूएस के थाड डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। जॉर्डन में थाड का इंस्टॉलेशन था, जहां पर इसको तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है। यूएस का करीब 2700 करोड़ रुपए का ये रडार सिस्टम होता है, जिसको मार गिराने का, जिसे तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है। ये दावे कितने पुख्ता हैं, कितने सही हैं, कुछ वक्त में ये क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, मेजर साहब भी मेरे साथ हैं, जो डिफेंस टैक्टिकल इश्यूज पर मुझे समझा रहे हैं, मेरे दर्शकों को बता रहे हैं। डॉक्टर नागर हैं, जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज के बारे में डिटेल दे रहे हैं। मेजर साहब, एक बात समझने की ज़रूरत है। अगर इस पूरे वॉर सिनेरियो में आप देखिए, तो चाइना को देख के ऐसा लगता है कि भाई आप लोग लड़ते रहिए, हमको इकोनॉमी को बड़ा करना है, हमको अपने एआई सिस्टम को अपग्रेड करना है, हमको अपने कंज्यूमर पैटर्न को दुनिया भर में सबसे बेस्ट बनाना है, हमको अपना एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करना है, और हमको डराते धमकाते रहिए, लेकिन हम प्रॉक्सीज में भी नहीं जाएंगे। आप देखिए सर, ईरान में कोई आतंकवादी संगठन एक्टिव नहीं है, और ना ही कभी चाइना का नाम आया कि वो किसी आतंकवादी संगठन को प्रॉक्सी बना के फंड कर रहा है कि अब भारत में घुसपैठ कर लो या कहीं और वो जहां जाते हैं उनके सैनिक लड़ते हैं, कूटनीति करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं। लेकिन ये टुच्ची वाली जो राजनीति चलती है, अमेरिका टाइप, इजराइल टाइप, वो इसमें शामिल नहीं है चाइना सर। एंड दिस इज गुड थिंग ऑल्सो अबाउट चाइना। मेजर साहब। जी, मैं सबसे पहले तो आपकी और डॉक्टर नागर की मैं दाद देता हूं कि वाकई में जो पकड़, जो समझ आपको इस विषय पे है, वाकई में थैंक इट्स यू सर, रियली। थैंक यू। अब देखिए, चीन का एक, किस लिए चीन चुप बैठा है, आपको बताता हूं मैं आपको। आपने जो बताया कि चीन इसमें दखलंदाजी नहीं जा सकता, बिल्कुल बात सही है। इसके पीछे भी एक खास वजह है। अमेरिका ये भाप चुका है कि चीन जो है वो तेल 3 राष्ट्रों से लेता है बस, केवल, और कोई राष्ट्र है नहीं। मेनली वेनेजुला, ईरान, और रूस से 47%। ठीक है, ठीक है। वेनेजुला का इन्होंने 2 महीने पहले उनके प्रेसिडेंट को उठाया, अगवा किया, उसका इलाज कर दिया। रजीम चेंज नहीं हुआ लेकिन वेनेजुला के अंदर। ईरान का अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाए, तो हिंदुस्तान के लिए भी 40% वहां क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वहां से आता है। और हिंदुस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है कि कच्चे तेल को आप रिफाइन कर कर आगे दे सकते हो, अपने लोगों को देते हैं। लेकिन अगर कच्चा तेल ही नहीं आएगा तो आप रिफाइन क्या करोगे? लेकिन हिंदुस्तान को घबराने की, फिक्र की बात नहीं है, कि हिंदुस्तान की सरकार ने और एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट यहां पर ऑलरेडी कर दिए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इंडियन हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन फिर भी बाकी, और चीन को